सॉरी दोस्तों, कोई बात नहीं, अभी दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर साउंड नहीं आया था और टेक्निकल इशू, माइक बंद था, सॉरी उसके लिए सभी को बहुत दिल से क्षमा। ठीक है, अभी ये आज इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 इसे पूरे डिटेल में कर रहे हैं हम। इसके बाद करने के बाद इसके एमसीक्यू करेंगे। ओके, आ गई। थैंक यू शिवम सिंह जी, थैंक यू, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विनीता दिवाकर ने नहीं बताया, गुड मॉर्निंग बोल के चली गई, शायद देखती नहीं है, दूर दूर से सुनती है। ओके, तो अभी बता दिया करो अगर टेक्निकल इशू कुछ प्रकार की आती है तो। सबसे पहले मैं जैसे मैंने कल करा दिया था सेकंड वीडियो, अभी इसके प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर लीजिए, यूपीएसआई की, यूपीआरओ सभी प्लेलिस्ट में ये वीडियो है, तो आप वहां से चेक कर लीजिए। तो जहां से कर लिया था उसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने इसका नगर नियोजन भी कर लिया था, इसका धर्म भी पढ़ लिया था, कृषि भी पढ़ ली थी, तो उसके बाद एग्रीकल्चर भी पूरा पढ़ लिया था कल। या एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा था, एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा था। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था मैं आपको बता देता हूं। हमने धर्म पढ़ा था, यहाँ का धर्म कैसा था, रिलीजन कैसा था। उसके बाद रिलीजन पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा था नगरीय योजना कैसी थी। उसके बाद आ जाता है कृषि। तो दोस्तों कृषि से स्टार्ट करते हैं, एग्रीकल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर कैसा था, हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। हड़प्पाई लोग जो थे उनके मैदानों में मैदान पास में थे और वहां पे पर्याप्त मात्रा में क्या करते थे, अनाज का उत्पादन करते थे। अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, ये आपका एग्रीकल्चर किस चीज की करते थे, गेहूं की करते थे, जौ की करते थे, सरसों की करते थे, तिल की करते थे, मसूर की करते थे, इस प्रकार के यहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे। अगर बात करें गुजरात के कुछ स्थानों पर बाजरे उत्पादन के भी एविडेंस मिले हैं, जबकि यहाँ पर चावल का जो प्रयोग मिला है वो तुलनात्मक रूप से कम मिला है। तो आप बोल सकते हैं कि गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर, अनाज, चावल, बाजरा, ये सभी आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे। बट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मनुष्य के द्वारा सबसे पहले खेती का प्रारंभ किया गया। किसका प्रारंभ किया गया दोस्तों, खेती का प्रारंभ किया गया। सबसे पहले जो प्रारंभ की गई, अगर एग्रीकल्चर में कॉटन जो है सबसे पहले एविडेंस कहां पे मिला, तो माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा सबसे पहले कपास की खेती की गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन, क्योंकि कृषि की प्राधान्यता का मापन इसके अनाज के उत्पादन क्षमता से आधार पर किया जाता है। देखो, जो आपकी वास्तविक कृषि परंपराओं को ये पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की जो प्रधानता का मापन उसके अनाज उत्पादन क्षमता पर के आधार पर किया जाता है। अब हम यहाँ पे ये तो नहीं बता सकते कि कितना अनाज होता था, एविडेंस मिले कि होता था, अब क्वांटिटी हम यहाँ पे नहीं बता सकते। सेकंड बात देखते हैं, मोहर मतलब सील। आपकी टेराकोटा की मूर्तियां पर सांड के चित्र मिले। किसके मिले, सांड के। अब डेफिनेटली एक बात बताइए आप मुझे, अगर आपके बच्चों के पास ट्रैक्टर है, ट्रेन है, आपके बाइक है, तो डेफिनेटली सारी चीज यहाँ पे होती है, तभी तो हमें बच्चों के पास ऐसे प्रकार के खिलौने मिलते हैं। कभी आपने बच्चों के पास ऐसा खिलौना देखा है कि जिसके 50-60 मुंह है, 70-80 पैर है, 1050 पैर है? ऐसा तो नहीं देखा ना यार। इसका मतलब है जो चीज सोसाइटी में होती है वही आपने देखी है। जो चीज सोसाइटी में होती है, लेट हो गए सर भाई, कान पकड़ के सॉरी अविनाश जी, और क्या हुआ बस मैं आपको बता नहीं सकता क्या हुआ, इस वजह से वो थोड़ा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपका। तो ठीक है, और ये आपके क्या सांड के चित्र मिले, तो डेफिनेटली यहाँ पे होता था। यहाँ पे क्या, ये आपके क्या नाम, साक्ष्य जो इससे मिले कि यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर में सांड का यूज होता था। सेकंड, कुछ खुदाई से हमें बैलों के जुतोए खेत के साक्ष्य मिले, कुछ एविडेंस मिले जहां से बैलों से जुतोए खेत के साक्ष्य मिले। सेकंड, हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान पर अर्ध शुष्क क्षेत्र मिले। कैसे मिले, ड्राई एरिया मिले हैं जहां पे खेती की सिंचाई की आवश्यकता होती थी। यानी यहाँ पे क्या है, आपकी जो खेती होती थी, अगर शुष्क मिले हैं तो डेफिनेटली ड्रेनेज का पैटर्न कोई अच्छा नहीं। मैं लेट हो गया सर, आप भी लेट हो गया, अच्छा मैं भी लेट हो गया, कोई बात नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे डेफिनेटली जो सिंचाई का है अच्छा कोई पैटर्न नहीं रहा होगा, तो इस वाले पॉइंट से हम इतना समझ सकते हैं कि ये शायद मानसून पर आधारित आपकी कृषि करते होंगे। यानी आपकी किसके आधारित करते होंगे, मानसून पर आधारित आपकी कृषि करते होंगे। एक सेकेंड, मैं एक चीज बता, एक सेकेंड, जैसे क्वेश्चन होते हैं इन्हें थोड़ा ना उधर किया करो, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आता हूँ ना ये क्वेश्चन हट जाता है, मुझे शायद नहीं आता।
मतलब इस एरिया से इधर क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जितने का पीपीटी बनाऊंगा उस तरह में भी तो उससे क्या होता है सही हो गया। ऑप्शन भी कर दो। हाँ ऑप्शन भी कर देते हैं बस। हाँ ये वाला तरीका। थैंक यू। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल सोर्तगुई अफगानिस्तान में पाए गए। नहरों के भी अवशेष मिले लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं पाए गए। इसका मतलब नहरों के अवशेष मिले मतलब नहर थी आपकी पर आपकी पंजाब और सिंध वाले एरिया में नहीं मिली तो कम लेवल पे आपकी नहर थी। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर क्या करते थे? पशुपालन करते थे। कृषि के साथ साथ क्या करते थे? बड़े पैमाने पर पशुपालन करते थे। घोड़े के साक्ष्य मिले। अब जो चीज कहां से मिली उसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संयुक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। और घोड़े के साक्ष्य अगर बात करें यहीं पे साथ साथ बता दो सुरकोटड़ा में हमें घोड़े की हड्डी भी मिली है। गालियान शुभम कुमार कैसे हो गुरुजी? अच्छा हूं, बस आप लोगों का प्यार है। ओके तो सभी लोग सेशन को यार शेयर करें, लाइक करें ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हम पहुंचे, वो ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक वगैरह तो खैर बाद की बात है, पहले हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं। तो सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी देखो 8 वॉचिंग नाउ है और लाइक 5 है तो चलो ठीक है आप शेयर तो एटलीस्ट करें ना। ज्यादा मैं लाइक के लिए नहीं बोल रहा हूं पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देखते हैं तो लाइक डिसलाइक कुछ तो करें तो पता चलेगी कैसी क्वालिटी है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने कल भी बताया सिविलाइजेशन पढ़ने के लिए। जैसे आज के हम सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, राजनीति पढ़ेंगे, समाज पढ़ेंगे। तो इस प्रकार अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो अर्थव्यवस्था भी पढ़ेंगे कहीं ना कहीं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अनगिनत संख्या में मिली मोहर, एक समान लिपि, वजन, मापन की विधियां से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार की महत्ता के बारे में पता चलता है। जब आपको बहुत सारी आपको क्या मिलती है? मोहर मिलती है, बहुत सारी क्या मिलती है? समान लिपि। और आपने देखा होगा अगर आप दोस्तों नेशनल म्यूजियम घूमने गए हो तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो एक समान वजन और मेजरमेंट की विधि मिली है। तो इससे डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि गुरुजी हिंदी की क्लास कब होगी? हिंदी की क्लास सचिन सर आपके कराते हैं। हिंदी की क्लास आपकी शायद सैटरडे संडे की क्लास होगी। ट्यूसडे की सर का एग्जाम था इस वजह से नहीं हो पाई तो उसके लिए हम आपको सॉरी बोलते हैं क्योंकि अभी एग्जाम भी चल रहे थे सर के तो उस दिन पॉसिबल नहीं था। आपकी यूपीएसआई की आप शायद बात कर रहे होंगे सर, तो यूपीएसआई की आपकी हिंदी जो क्लास चलती है वो सैटरडे और संडे चलती है। ठीक है सर। तो हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु और ये पहले ही समझो कि जब हमें इतनी सारी चीज मिली है तो ये जीवन में इनके क्या था? तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग थे, ये क्या करते थे आपके? ये ट्रेड ज्यादा करते थे, व्यापार ज्यादा करते थे। ये क्या करते थे? व्यापार बहुत ज्यादा करते थे। तो हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु, सीप, शंख का व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे? तो पत्थर का भी व्यापार करते थे, धातुओं का व्यापार करते थे, सीप, शंख का भी व्यापार करते थे। अब धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था व्यापार में। वस्तु विनिमय को इंग्लिश में बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम को अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो मैं दूसरा एग्जांपल, और शहर से बिलोंग करते हो तो ऐसे समझिए। शहर से बिलोंग करते हो तो ऐसे समझिए कि अगर आपके घर में किसी दिन चावल नहीं होते, ठीक है, और आपका चावल खाने का मन करता है तो आप पड़ोस वाले को क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ से सब्जी ले जाओ, आप चावल दे दो, हमारे यहाँ दाल बनी हुई है। और गांव में आप याद करिए जब हम छोटे छोटे होते थे भाई, मैंने तो दबा के किया है कि क्या, जैसे गांव में हमारे यहाँ पे चाट मतलब समोसा, ये समोसे और आते थे, या आइसक्रीम आती थी, कुछ भी खाने पीने का आता था तो क्या करते थे? अनाज के बदले ले लेते थे। अभी तक भी होता है। तो बार्टर सिस्टम इस पैटर्न पे, वास्तव में बार्टर सिस्टम कैसा होता है? जैसे मैं टीचर, आप धोबी हो गए, आप स्टूडेंट हो गए, एक नाई हो गया, एक लोहार हो गया, तो इस तरीके से जो व्यवस्था बनी हुई है तो ऐसा कहेंगे भैया ऐसा है, आप हमारे बच्चों को पढ़ा दो, हम साल भर आपके बच्चों के बाल काट देंगे। तो नाई के साथ बात बन गई। फिर टीचर बोलेगा मैं आपके बच्चों को पढ़ा दूंगा, मेरे साल भर में कपड़े दो, तो बच्चे, उसके भी बच्चे पढ़ लिए, काम भी हो गया। तो वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले वस्तु का देना, मुद्रा का कोई मतलब नहीं है, अर्थात पैसे का कोई मतलब नहीं है। सपोज करो अगर आज ऐसा हो जाता तो कैसा होता? भैया मैं आपको क्लास दे रहा हूं, आप मुझे नेट दो, तो आज पॉसिबल नहीं है, उस टाइम पे पॉसिबल था। तो
तो अभी तक भी बार्टर सिस्टम का कुछ कुछ हमारे यहाँ पे है, गांव में देहात में अभी भी बार्टर सिस्टम थोड़े अच्छे कम लेवल पे है, पर अभी बार्टर सिस्टम आपका है। ठीक है दोस्तों, बार्टर सिस्टम सभी को समझ में आ गया तो सभी लोग थम करके बताएंगे कि आपको वस्तु विनिमय प्रणाली समझ आ गई है। वस्तु विनिमय प्रणाली समझ आ गई तो मुझे बताना सभी लोग। गला सूख गया यार बोलते बोलते। अरब सागर के तट पर ओके स्टार्ट करते हैं। अरब सागर के तट पर कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, आपका नौवहन भी थी, यानी आपकी बोट वगैरह भी चलती थी। सेकंड, उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपने व्यापारिक बस्तियां स्थापित की और जहां पर परमाणिक रूप से मध्य एशिया के सुगम व्यापार होता था। ठीक है, दजल फरात नदियों की भूमिका वाले क्षेत्र में हड़प्पा वासियों की वाणिज्य संबंध थे। दजला फरात मतलब नदियों की भूमि वाले क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के वाणिज्य संबंध थे। हड़प्पा प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से था। ठीक है, हड़प्पाई लोग प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग से मतलब है जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से था। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, इकोनॉमी हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, अब आ जाते हैं शिल्प कला पे। तो शिल्प कला को देखते हैं। हड़प्पाई लोग कांस्य वस्तु की निर्मित करने की विधि, उसके उपयोग की भाली भांति से परिचित थे, यानी इसे ब्रोंज एज भी बोला जाता है, कांस्य युगीन काल भी बोला जाता है, और इसे ब्रोंज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। तो देखो, कांस्य की मूर्ति बनती कैसे थी, अगर मैं पैटर्न को बताऊं आपको तो बनता कैसे था, ऐसे बनती थी। पहले क्या होता था, पहले एक सेकेंड, हाँ, पहले मोम से जिस हमें जो शेप बनानी, लाइक हमें बोतल बनानी है, तो मोम की हमने बोतल बना ली। मोम की बोतल बनाने के बाद हमने क्या किया, इस पे मिट्टी का लेप कर दिया। मिट्टी का लेप करने के बाद इसको पका दिया। अब बाहर की शेप तो पक गई, फिर इसमें एक हल्का सा छेद करते थे और गर्म करते थे तो मोम पिघल के बाहर आ जाता था। अब अंदर का साइज खाली हो चुका है, लाइक ये आपके मोम है, इसमें अंदर जो पानी भरा पड़ा है मोम है, इसके अंदर प्लास्टिक चढ़ाई, ये मतलब मिट्टी। अब ये पानी को ढक्कन खोला, निकाल दिया, यानी मोम बाहर निकाल दिया गया। अब बोतल की शेप आ गई। अब हुआ क्या कि हमने इसमें जहां से मोम निकाला वहीं से इसमें कॉपर और टिन का मिक्सर, कॉपर 70% और टिन 30% का मिक्सर होता है, ब्रोंज, इसको हमने मेल्ट करके इसमें डाला, और मेल्ट करके जब डाला बाद में वो क्या हो गया आपका, उसने क्या, वो एक बार सख्त हो गया, यानी एक तरीके से वो पूरी उसकी शेप ले ली। उसके बाद मिट्टी की बाहरी परत हमने तोड़ दी, तो क्या बन गया आपका, हाँ, लगवाना। अभी इसका खत्म होने के बाद आपके इनके क्वेश्चंस लगेंगे, वेट करिए, इसके बाद इनके प्रश्न हैं, बाद में इसके 10-15 क्वेश्चन हैं। अभी लगाऊंगा गालियन शुभम कुमार जी, अभी मैं लगवाऊंगा इनके प्रश्न। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता, वस्तु निर्मित, ये कैसा ब्रोंज एज था, कांस्य युगीन सभ्यता थी। साथ ही साथ तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था, और टिन, यानी कॉपर और टिन, ये दोनों आपके मिलके इसमें क्या बनते थे, कांस्य युगीन। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तु पर पाए जाते हैं, तो बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तु पर पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बुनाई भी थी, इसके साथ साथ बड़ी बड़ी ईंटें निर्मित संरचनाओं में से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग का अस्तित्व पाता है, यानी यहाँ पे जैसे आज मकान में छोटी तो बड़ी बड़ी ईंट यहाँ पे मिली है,
और अच्छा सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, हड़प्पा नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहर बनाने की विधि से भली पाची। अब देखो मनका बनाने की, नाव बनाने की, मोहर बनाने की, ये लोग भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियां का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प की विशेषता है। अगर बात करें टेराकोटा, तो टेराकोटा होता है पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी के क्या बनाते थे दोस्तों, पकी हुई मिट्टी की मूर्ति का निर्माण इस सभ्यता की स्पेशल विशेषता थी। टेराकोटा मतलब क्या होता है, पकी हुई मिट्टी। ठीक है दोस्तों, एक बात सभी लोग ना दबा के शेयर करिए, 1 मिनट के लिए सभी लोग शेयर करिए। आप वॉचिंग लाइव बहुत अच्छा है, वॉचिंग टाइम आज बहुत अच्छा है, वॉचिंग नाउ अभी बराबर चल रहा है, लाइक से ज्यादा है, मैं लाइक के लिए नहीं बोलूंगा, मैं शेयर के लिए बोल रहा हूं आप सभी को। ठीक है, लाइक के लिए नहीं शेयर के लिए बोल रहा हूं, सभी लोग ना लाइक शेयर करें एक बार। जोहरी वर्ग सोना चांदी कीमती पत्थरों के आभूषणों का निर्माण करते हैं। देखो सोना था, चांदी था, कीमती पत्थर थे। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ पे आयरन नहीं था, यहाँ पे लोहा नहीं पाया गया। लोहा जब पाया गया जब 6ठी शताब्दी ईस्वी महाजनपद का उदय हुआ, और उसे ऐसे याद करें, जब लोहा मिला आदमी ने हथियार बनाया, और हथियार बना, जब भी किसी के पास हथियार आता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है ना, तब युद्ध चलते हैं। तब याद करो, तब फिर अपने पिता को ही मारता है, अजात शत्रु बिंबिसार को मारता है, फिर उसका बेटा उसे मारता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम महाजनपद, फिर उस टाइम अभी लोगों को जमीन से मतलब नहीं ना, अभी तो यहां से इसके बाद हम इंडस वैली पढ़ेंगे तो वहां से जमीन से कोई मतलब नहीं, मतलब किससे, अभी बस अपने आप से। फिर बाद में लोहे की खोज कब हुई मैं आपको बता दूं, 600 BC में आपको लोहे की खोज मिली है। ठीक है, उससे पहले आपका सोना चांदी था। गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद। उसके बाद मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में, हड़प्पा वासियों को स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन बनाने की इनकी प्रचलित जो आपकी विधि थी वो बहुत अच्छी थी, और स्वयं के विशेष बर्तन बनाने की, स्पेशल बर्तन बनाने की विधि थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। अगर बात करें किस किस कलर की बात निर्माण करते थे, किस किस का, यूपीएसआई का पूरा कोर्स चला दो, यूपीएसआई का कोर्स यूपीएसआई की प्लेलिस्ट में मिलेगा। मैं बताता हूं सचिन जी है क्या, ओ शुभम जी, जैसे आप सपोज करो टॉपिक है, अब वही बात है, नाम दे दिया, देखो मैंने ऊपर लिख रखा है यूपीपीसीएस, आरओ और यूपीएसआई, तीनों में अगर इंडस वैली का टॉपिक आएगा तो ये थोड़ी बोल के आएगा भैया मैं यूपीएसआई में आ रहा हूं तो मेरा अलग लेवल है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जहां पे आएगा सेम रहेगा ना, वो तो बुद्धू बनाने वाली बात होती है। सर रिपब्लिक इंडिपेंडेंट में क्या अंतर होता है, अभी मैं आपको बता दूंगा, प्लीज अभिनव कुमार जी, अभी हिस्ट्री चली हुई है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे परमानेंट स्टूडेंट है, मैं आपको अभी क्लास में बता दूंगा इसके बाद। अभी क्योंकि मैं आपको बताऊंगा माहौल खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा है, अब मेरे पास भी दिमाग ही है, फिर उधर का इधर से भटक जाऊंगा, ठीक है, तो इसके लिए अभी थोड़ी सी सॉरी, थोड़ा सा क्षमा चाहिए इसके लिए, ठीक है। अभी हिस्ट्री चल रही है, मैं अभी आपको बता दूंगा मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो यूपीएसआई में अगर इंडस वैली आएगा तो ये थोड़ी बोल के आएगा कि भैया कि मैं तो यूपीएसआई में आ रहा हूं, मेरा लेवल अलग करो, भाई जहां पे भी आएगा फिर ये क्लियर आएगा। इसीलिए मैं 60 इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं। पॉलिटी की आपकी जो है ना, आपकी मूल विधि अलग से चल रही है, हिंदी अलग से चल रही है, अब जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के टॉपिक है ना वो सब में सेम रहने वाले, इसीलिए मैं कॉमन टॉपिक चला रहा हूं जो तीनों में, इसमें पीसीएस से लेके एसआई तक का तीनों का लेवल होगा आपके पास, ठीक है दोस्तों। तो मिट्टी के बर्तन बनाने की इनकी पूर्णतः विधि प्रचलन में थी, और हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की। अगर बात करें बर्तनों के कलर की, अब मूल विधि की क्लास की ओर बता दो सर, मूल विधि की क्लास संडे को चलती है, मैं संडे को क्लास लूंगा, इस बार आपकी क्लास होगी, पहली आपकी फर्स्ट क्लास चलेगी मंडे को, और सॉरी संडे को, मैं उसे क्लास को लेकर होगा उसका इंट्रोडक्शन के साथ आपको। अगर आप मूल विधि भूल गए मुझसे पढ़ने के बाद तो आप इसमें चैनल पे दोबारा विजिट मत करना, ये आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, इतनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है गलियन साहब। अब तो पढ़ा जाए थोड़ा बहुत, रेड कलर और ब्लैक कलर, रेड और ब्लैक कलर का यहां पे यूज होता था, ठीक है सॉरी। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, संस्थाएं की बात कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता में बहुत कम लिखित साक्ष्य मिले हैं, बट इसे रीड नहीं कर पाते, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रोटो हिस्ट्री की डेफिनेशन होती है जहां पे रिटर्न एविडेंस मिले बट हम उसे रीड ना कर पाए, उसे बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। जिन्हें अभी तक पुरातात्विक की शोधकर्ता द्वारा पढ़ा नहीं गया, तो इसीलिए तो मैंने आपको पहले बता दिया। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिनाई का कार्य है। अगर यहाँ की सभ्यता और राज्य संस्थाओं की जो बात समझे, ये बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा यह है क्योंकि यहाँ पे हम एविडेंस को पढ़ नहीं सकते ना,
अगर हम पढ़ ले तो हम बता दें कि सभ्यता कैसी थी। आप पढ़ नहीं पाते, इसलिए सब यहाँ पे क्या लगता है आपका, इस सोच के बताना पड़ता है बस, मतलब तुक्का मारते एक तरीके से, मैं जो आपको सही भाषा में बताऊं। ठीक है दोस्तों, संस्थाएं हो गया। हाँ ये वाला हड़प्पा स्थलों पर किसी मंदिर का, देखो मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, मंदिर नहीं मिला है आपका, फावड़ा नहीं मिला है। कभी कोई सोचो एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला है, फावड़े का एविडेंस नहीं मिला आपको, हल का एविडेंस नहीं मिला है, जुतोए खेत का साक्ष्य मिला है बट आपका हल नहीं मिला है। जुतोए खेत का साक्ष्य मिला है पर आपका हल नहीं मिला है। अंतर हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों का प्रभुत्व विद्यमान को नकारा जा सकता है। भैया जब आप बताओ मंदिर ही नहीं मिला तो पुजारी मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो इस प्रकार इसका इसे नकारा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको नहीं ये आपको पीपीटी नहीं दिखती तो मुझे बता दिया करो, मैं साइड हो जाया करूंगा। ठीक है, याद दिला दिया करो। हड़प्पाई सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग थी, व्यापारी वर्ग डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड बहुत होता था। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्ति को केंद्रण की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखों के द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिली कि वो सेंट्रलाइजेशन था, डिसेंट्रलाइजेशन था, केंद्रीयकरण था, विकेंद्रीकरण था। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था, समाज के हर व्यक्ति को समानता का दर्जा था। यानी यहाँ पे जो सोसाइटी की बात करें, इस सोसाइटी में कोई ऐसा नहीं कि शासक वर्ग था, यानी कोई राजा रानी का कंसेप्ट नहीं मिला। क्या है, राजा रानी, जयसेन को गुड मॉर्निंग, सुप्रिया चौरसिया को नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। तो यहाँ पे सभी लोग सेशन को लाइक करें, सभी लोग जो अभी वॉचिंग अभी लाइव है, सभी लोग सेशन को लाइक करें यार, तभी तो दूसरा बंदा देखने वाला लाइक को देख के और अट्रैक्ट होता है। सभी लोग लाइक करें, आप डेली के स्टूडेंट है, आपको बोलना नहीं चाहिए मुझे, बिना बोले लाइक और शेयर खुद से कर दिया करें, लाइक और शेयर खुद से। सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइक बढ़ाएं, बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हो। चलिए चलिए ओके। तो कुछ पुरातात्विक की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था, समाज का हर व्यक्ति को समान समझा जाता था। अब मैट्रियार्कल या पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है हेड की। कोई राजा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो हर व्यक्ति को यहाँ पे समान दर्जा प्राप्त था। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। कुछ हिस्ट्री इतिहासकार बोलते हैं कि ये अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग थे, तो इसलिए इनका अलग अलग शहरों में अलग अलग वर्ग मौजूद था, ऐसा बोलते हैं, पर ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है। बात कर लेते सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ। तो लगभग इसका पतन 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास हो गया, परंतु इसके कारण अभी भी कोई रीजन कंफर्म नहीं है। पहला रीजन, एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण करके उसे हरा दिया। अब देखो इतना बड़ा एक दो एविडेंस मिला है कि जो हम बोल सकते हैं, इतना बड़ी कोई जनसंख्या, इतने बड़े जैसे महाभारत हुआ, इतनी बड़ी जनहानि हुई, तो कुछ एविडेंस मिलता ना, तो इसे मान्यता नहीं मिलती, बस ऐसा बोल देते हैं, ऐसा माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद संस्कृति में कई ऐसे तत्व पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमणकारी के द्वारा एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। वही मैंने समझाया, ये वाला पॉइंट ये बोलता है। आगे बोलते हैं, आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य मानते हैं। ये हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है प्रकृति के आगे कोई नहीं टिक पाया। प्रकृति जब चाहे 1 मिनट के, 1 सेकंड के, 1 करोड़वें हिस्से में नष्ट कर सकती है। तो प्रकृति के आगे तो कोई जानता ही नहीं प्रकृति है क्या। प्रकृति वो एक शक्ति है जिसके बारे में सब अपने नमन करते हैं, जिसके आगे हर कोई चीज अपना सर झुकाता है, तो डेफिनेटली वो ऐसा कर सकती है। तो प्रकृति वाला लॉजिकल हो सकता है। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। क्लाइमेट चेंज इशू हो सकता है, क्लाइमेट चेंज इशू हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिक विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंप की उत्पत्ति हुई। देखो भूकंप की उत्पत्ति हुई है, अगर मोहनजोदड़ो को छोड़ दे, जहां जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, बाकी और कहीं से एविडेंस इतना खास इस वाले लॉजिक पे भी नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक प्राकृतिक कार्यकरण वर्षन प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है प्राकृतिक वाला। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदी द्वारा अपने मार्ग को बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्र में बाढ़ आ गई हो, बिल्कुल ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन प्राकृतिक आपदाओं में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की मंद गति से हुआ है, परंतु निश्चित कारण माना गया है। देखो मैं बता देता हूं इसका मैं इसके सेकंड से फिनिश करता हूं स्लाइड को, उसके बाद बताता हूं। अब जब हमें कुछ एविडेंस नहीं पता किस वजह से हुआ, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि क्या
हम डेफिनेटली रीजन क्या रहा होगा। तो इसके आधार पर बस ये बोलते कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, फाइनल नहीं पता हुआ कि पता है कि कैसा हुआ होगा। ठीक है, अगर किसी को इस पीडीएफ की आप डिमांड कर रहे हो तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसके लिए टेंशन मत लो। यूपीपीसीएस का इसमें डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, वहां पे आप ज्वाइन करें। वहां पे मैंने कल भी आपकी पीडीएफ डाली थी हर चीज की। हाँ, धोलावीरा, ये आप कह रहे थे धोलावीरा के जुते हुए खेत मिले, हल्के हल्के एविडेंस नहीं मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो अब कर लेते हैं कहां से क्या मिला। जो साइट्स, हम साइट्स के बारे में पढ़ लेते। तुम डिक्लाइन की बात कर रही थी, पतन का कोई अच्छा एविडेंस नहीं पता, इसलिए कुछ नहीं बोल सकते कि यही रीजन है, इसीलिए आधार बनाएंगे यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं, जैसे स्थल, खोजकर्ता, अवस्थिति और महत्वपूर्ण खोज, ऐसे करके हर किसी का बताया जाएगा कहां पे क्या पाया गया। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर चलेंगे। हड़प्पा, खोजकर्ता दयाराम साहनी, स्थिति कहां है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोरी जिले में रावी नदी के तट पर। अब क्वेश्चन आएगा क्या, क्वेश्चन देखना कैसे आएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो हम क्या बोलेंगे? रावी नदी के तट पर। किसने खोज की? दयाराम साहनी ने। कहां है हड़प्पा सभ्यता? ये वाली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पाया क्या क्या गया? मनुष्य के शरीर के बलुआ पत्थर से बनी मूर्ति, अन्नागार, जहां पे अन्नागार मतलब आपका जहां पे आपका अनाज का स्टोर किया जाता है, बैलगाड़ी, ये सब कहां से मिला? ये सब आपका हड़प्पा। ये सबसे पहली सभ्यता, सबसे पहली साइट थी और उस टाइम की सबसे खोजी गई, उस टाइम पे खोजी गई ये सबसे बड़ी सभ्यता थी, सबसे बड़ा स्थल था। हड़प्पा सभ्यता का उस टाइम पे खोजा गया सबसे बड़ा स्थल था। इनकी लिपि कैसी है, कैसी थी? इनकी लिपि नहीं पढ़ पाए, इनकी लिपि जो बोली जाती वो ऐसे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं ऐसे पढ़ते हैं। पिक्टोग्राफी लिपि बोलते हैं इसे, पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट बोलते हैं, पिक्टोग्राफी। इनकी जो बोलते हैं पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट बोलते हैं, जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सकता। मैं आप उन्हें सर्च करें, मैंने ऐसे मतलब उसका जब हम उन अक्षरों को नहीं जानते तभी नहीं पढ़ पाए हैं। ओके दोस्तों, जैसे इनकी समझ गई होगी आप मेरी बात, आगे पढ़िए। मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना क्षेत्र में, किस नदी के तट पर? वो पहले रावी का था, सिंधु नदी के तट पर स्थित था। महत्वपूर्ण खोज, विशाल स्नानागार मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, अन्नागार मिला है, कांस्य की नृत्य की मूर्ति, ये कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। पशुपति महादेव की मोहर मिली है, दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति मिली है पत्थर की। इसे कुछ कुछ लोग कहते हैं पुरोहित है या राजा, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और बुने हुए कपड़े के भी एविडेंस मिले, बुने हुए कपड़े के भी एविडेंस मिले, कहां से? मोहनजोदड़ो से, या मोहनजोदड़ो बोलते हैं, मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते दोस्तों। सुतका गैंडोर कहां पे पड़ता है? सुतका गैंडोर अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ 1929 पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य है बलूचिस्तान में डास्क नदी, डास्क नहीं लिए, डास्क है, DASK, डास्क रिवर के पास। और हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में व्यापार का केंद्र बिंदु था। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में व्यापार का केंद्र बिंदु था। हाँ, व्हाट्सएप पे भी मिलेगा, अभ्यास करो कि जी, अभ्यास करो, यूपी अभ्यास करो का जो चैनल है उसकी वीडियो के नीचे भी इसका आपका PDF मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो ये PPT है इसकी भी PDF बन जाएगी ना? जो इसकी PPT की ना आंसर है, कितने क्वेश्चन है इसमें? पूरे स्टार्टिंग से देखो तो 46 पर नहीं, स्टार्टिंग से 13 क्वेश्चन है। हाँ, ऐसे तो पूरे स्टार्टिंग से तो वो तो थ्योरी है, थ्योरी का क्वेश्चन 13 ही है। 13 क्वेश्चन में तभी दे देता हूँ। ओके सर। फिर आता है चनुदड़ो, इसकी खोज की NG मजूमदार ने 1931 में सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में। महत्वपूर्ण खोज क्या है? मनके बनाने की दुकान, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, यानी बिल्ली और कुत्ते दोनों यहाँ पे थे। तो चनुदड़ो में क्या पे? सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में, पाकिस्तान का सिंध प्रांत में। उसके बाद अगली साइड पे पढ़ते हैं,
अगली साइड पे पढ़ते हैं। कालीबंगन, कालीबंगन में क्या है, आपका घोष ने खोज की थी, राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे अग्निवेदिकाएं मिले, फायर वोल्टर्स मिले, ऊंट की हड्डी मिली है, लकड़ी का खेत मिला, लकड़ी का हाल मिला है, साथ ही साथ लकड़ी का हाल नहीं मिला है, हाँ लकड़ी का हाल मिला है, और जुते हुए खेत मिले, जुते हुए खेत मिले। लोथल आर राव, गुजरात के केम्बे की कड़ी नजदीक भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे मानव निर्मित बंदरगाह गोदीवाड़ा, मतलब इसे बोलते हैं आपका, ये आपका क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका पोर्ट मिला है, चावल की भूसी मिली है, अग्निवेदिकाएं मिले, शतरंज का खेल मिला है, ये सब चीजें यहाँ पे मिली है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा जेपी जोशी, गुजरात, क्या मिली है, घोड़े की हड्डी मिली है, मनके मिले। आगे बढ़ते हैं बनावली, तो बनावली आरएस बिष्ट हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। मनके जो हड़प्पा पूर्व और आपके हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मैं एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताने वाला आज। सभी लोगों ने सेशन दोनों अटेंड किए तो सभी लोग इनके आंसर बताएंगे। 1 से 2 मिनट में आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसका ये बनावली हो गया, आपका बनावली हो गया। इसके बाद धोलावीरा, धोलावीरा आरएस बिष्ट गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में स्थित जल निकासी प्रबंधन और जल कुंड मिले हैं। इसके बाद जो कुछ बचा है इसमें क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे। पहले प्रश्न का आंसर सभी लोग दीजिएगा। सभी लोग जितनी देर से लाइव बने हुए मेरे साथ, सभी लोगों का पता चलेगा कितना समझे हो कितना नहीं। कल के सेशन में भी आप लोग थे तो मुझे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सब लोग आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सभी लोग बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में। किसके द्वारा की गई थी बताइए, सभी लोग करिए आंसर यार। दयाराम साहनी। आगे, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, बताइए मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस नाम? शिवम सिंह। देखो शिवम सिंह जी, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज क्वेश्चन का आंसर डालिए, क्वेश्चन का आंसर के साथ नंबर डालिए। जैसे सेकंड है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? सेकंड ए, सेकंड बी, ऐसे करके, सेकंड सी। तो सेकंड का क्या आंसर है, फर्स्ट का क्या आंसर, ऐसे करके करिए। प्रश्न संख्या सेकंड का आंसर डालिए, प्रश्न ऐसे करके ब्रैकेट सेकंड का ए, मृतकों का टीला। वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। प्रश्न संख्या तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी प्रमुख फसल थी? प्रमुख फसल कौन सी थी? मेन कौन सी थी? मेन बताइए, बताइए मेन फसल कौन सी थी? थर्ड प्रश्न का आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी 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 सभी लोग प्रश्न का आंसर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर गलत, सही सही, बिल्कुल सही। सभी लोग गलत सही दोनों कर रहे हैं। तो मैं बता दें तो जौ एवं गेहूं ये मेन फसल थी, जौ एवं गेहूं ये आपकी मुख्य फसल थी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बी। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी बनी थी? ये सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों अभी यूपीएससी का जो एग्जाम होता है सीआईपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, उसमें भी पूछा गया है, जाके सर्च कर लो अगर आपको लगता है कि झूठ बोल रहा हूं। प्रश्न संख्या फोर्थ का ए, मतलब फोर्थ का ए बी सी डी कौन सा है बताइए? सभी लोग करिए कमेंट। फोर्थ का ए बिल्कुल सही, सभी लोग सही है, कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही, सभी ने सही आंसर किया। फोर्थ का ए, बिल्कुल। आगे बढ़ते, सेल खड़ी सेलेनाइट बोलते हैं से, ये आपका सेल खड़ी से आपकी। आगे बढ़ते हैं, किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे? कांस्य, लोहो, ए बी और खाली बी, किससे? प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना। प्रश्न संख्या 5 बड़े ध्यान से पढ़ेंगे।
फोर्थ का यार, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए, फिफ्थ का आंसर क्यों नहीं कर रहे? फिफ्थ का आंसर किसने किया है? गालियान कुमार जी ने बिल्कुल सही किया है। सर अब मच्छर नहीं काटते हैं, काट रहे हैं कैसा आपको? मुझे तो मच्छर ने नहीं काटा कभी। क्या आप कौन मतलब क्या पूछ रहे हो? जलपरी, एक दिन आप मच्छर के पीछे पड़ गए थे। कौन से दिन पड़ गया था भाई मैं मच्छर के पीछे? अच्छा यही क्लास में पड़ गया था? ना ना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जलपरी, समुद्र से बात कर रहे हो क्या? जलपरी जी समुद्र से बात कर रहे हो क्या? ये शायद समुद्र से बात कर रहे हैं, ये घबरा गई है पशु पक्षी उसके जलीय पक्षी के। यस सर, हाँ तो आप समुद्र पे बात कर रहे तो आपको जीव जंतु ही दिखेंगे। कोई बात नहीं, प्रश्न संख्या 5 का आंसर दीजिए। आप समुद्र से बात करते, प्रश्न संख्या 5 का आंसर करिए। प्रश्न संख्या 5 का आंसर, केवल लोह का ज्ञान नहीं था, लोह धातु का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था, तो प्रश्न संख्या 5 का मतलब केवल बी, तो 5 का आंसर हो जाएगा। मतलब कांस्य से परिचित थे, कांस्य की सभ्यता बोला जाता, लोहे से नहीं थे। इस प्रकार आंसर लोहा हो गया, पर इसमें बी और ए बी घुमाने वाला प्रश्न बनाया गया। आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सी। और शुभम गालिया ने बिल्कुल सही आंसर किया, और सुप्रिया चौरसिया ने भी सही किया, और सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। मिस्र की स्टार्टिंग की थी तब मैंने बताया था सर जी, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे थे। अब होगा कोई मच्छर, अब क्या करें उसके लिए, कोई बात नहीं, अभी पढ़ ले जलपरी जी अगर आप कहें तो। जलपरी जी अगर आप परमिशन देते हैं तो हम क्वेश्चंस करा ले, आप क्वेश्चन का आंसर कर देना। तो 6 क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग। ओके ओके ओके, सर्च करेंगे हम आपके बाद। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की थी, मेसोपोटामिया की भी थी, चीन की थी, इन तीनों के समकालीन थी। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। 6 क्वेश्चन का आंसर डी। आप तो नहीं दोगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करो यार। नहीं शुभम, अगर आपको नहीं, आप स्टार्ट करें। ये आज कौन सी वीडियो नंबर 5 है ना? वीडियो नंबर 4 आप देखोगे। वीडियो नंबर 4 मैंने स्टार्टिंग करते ही आपको बताई थी। वीडियो 4 मैंने स्टार्टिंग करके बताई थी, और अभिनव कुमार उस क्लास में थे, इन्होंने सही आंसर किया है। सुप्रिया चौरसिया भी शायद उस क्लास में थी। तो 6 क्वेश्चन का आंसर डी। ओके, मैंने कहा था ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो भी टॉपिक कराऊंगा उसके अच्छे लेवल के प्रश्न रहेंगे। 7th क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? अभी बताया था मैंने, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? ध्यान से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? बताइए। सुरकोटड़ा में घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले हैं। तो घोड़े की हड्डी के अवशेष कहां मिले हैं? सुरकोटड़ा। तो डेफिनेटली प्रश्न संख्या का आंसर 7 का आंसर दोस्तों ए। प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो गया? ए। आगे बढ़ते हैं, 8th देख लेते हैं। किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण के रूप में मुख्यतः किया जाता? स्टेटाइट, सेल खड़ी, कांसा, तवा, लोहा। ये प्रश्न दूसरी बार पूछा गया है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। 8th का ए, स्टेटाइट इसे बोलते हैं इंग्लिश में, सेल खड़ी। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर ए। 8th क्वेश्चन का आंसर ए। 8th क्वेश्चन का आंसर ए। 8th क्वेश्चन का आंसर ए। सभी लोग सेशन को एक एक बार शेयर कर दो ना, एक एक बार भी। तो 10 अभी देख रहे हैं, 10 मतलब 10-10 बार करें तो 100 लोगों पर हमारी वीडियो आराम से पहुंच सकती है। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, क्वालिटी वाले बच्चे चाहिए, भीड़ नहीं जोड़नी अभी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस सेल खड़ी, सभी लोग एक एक बार शेयर करेंगे ना, तो प्रश्न की क्वालिटी देखो, और पहले थ्योरी कराई, अब उसके क्वेश्चंस कराए हैं। तो ध्यान से अगर आप देखो तो एक टॉपिक एक दिन में आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी आसानी से हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की, लोह युग की? लोह युग में तो महाजनपद था, और नवपाषाण और पुरापाषाण ये आपका प्री हिस्ट्री में आता है, और कांस्य युग यानी प्रोटो में आता है। तो इसका 9th क्वेश्चन, या कांस्य युग की ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। तो 9th क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बिल्कुल सही किया है, 9th का ए। 9th क्वेश्चन का आंसर ए। 10th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन का आंसर देखते हैं।
एक मिनट, किन विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज। 10th क्वेश्चन का आंसर ए 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बताइए? हड़प्पा की पूछी है, हड़प्पा की। 10th का ए नहीं होगा, ध्यान से देखिए। बिल्कुल अभिनव कुमार जी ने सही आंसर किया है। 10th का डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा की पूछी है, हड़प्पा की। 10th का क्या होगा? दयाराम साहनी। आगे बढ़ते हैं। 11th, पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी वाले लोग माप तोल से परिचित थे। और यह खोज कहां पर हुई थी? बताइए कहां पर हुई थी यह खोज? प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, कहां पे हुई थी खोज? कहां पे मिला आपका? कैसे पता चलेगा आपका व्यापार होता था? कहां पे मिला आपका बंदरगाह? बंदरगाह कहां पे मिला ये बताइए तो आंसर बता पाएंगे आप। बंदरगाह कहां पे मिला? बंदरगाह कहां पे मिला आपका? प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, लोथल में। ओके आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? बताइए। क्षत्रिय तो नहीं थे यहाँ पे, किसान थे बिल्कुल, पुजारी नहीं थे। ये इसका मतलब ये गलत। विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे, श्रमिक थे, ये हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो वैदिक का है। राजा, ये कॉन्सेप्ट गलत। तो इस प्रकार 12th क्वेश्चन में आंसर क्या बचा? बी। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है ना तो डेफिनेटली एक अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। 12th क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बी, और ये आपका सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया है। 12th क्वेश्चन का आंसर बी। अगर आप देखो, आप कैसे हटाओगे? अगर आपके पास आ जाता है यूपीएसआई में तो आप देखो, मंदिर नहीं थे तो पुजारी नहीं थे, पहला गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऋग वैदिक में थे, ये गया। राजा नहीं था, सैनिक नहीं था, तो ये कटा। तो आंसर क्या है? 12th का बी। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें आंसर खुद ही होता है। 12th का बी। आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 13, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही है चित्रण करता? नंबर 1, कैसे बना दी बेटी? अच्छा ऐसे पढ़ लेते हैं। नंबर 1 यहां से पॉइंट है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2 वहां से है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नंबर 3 यहां से है, यही 2 है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये प्रश्न बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा इनमें से कौन सा सही है? थर्टीन का डी नहीं, 13 का ए, 13 का बी, ए बी सारे बता दो भैया। अभिनव कुमार जी बोले 13 का ए, गालियान बोले डी, 13 का ए। अब देखो मैं बताता हूं, पहला पढ़ो क्वेश्चन। उनके विशाल महल मंदिर होते थे। भाई मंदिर तो मैंने मना किया ना कि मंदिर नहीं होते थे, तो पहला पॉइंट कट गया। तो पहला कटा, ये दोनों कट गए, ठीक है। दूसरा, देवी देवताओं की पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। युद्ध का कोई कंसेप्ट मिला है? नहीं। तो इस प्रकार केवल और केवल आपका दूसरा सही है। केवल और केवल आपका दूसरा सही है। देवी देवताओं की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, नेचर वर्शिप था। आप पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। सर वे देवी की कहां पूजा करते थे? सुनिए, देवी की ही तो पूजा करते थे। पशुपतिनाथ कौन थे? मेल थे, फीमेल थे? फीमेल डिआइटीज मिली है, सेक्स ऑर्गन की पूजा करते थे। फीमेल और मेल दोनों ऑर्गन की पूजा होती थी वहां पे। तो ये महिला और पुरुष दोनों वर्ग की पूजा करते थे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि महिला वर्ग की पूजा होती थी या पुरुष वर्ग की। देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, मातृ देवी और पुरुष में पशुपतिनाथ। समझे? याद आया कुछ बात? पशुपतिनाथ था ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त। बताइए गालियान जी, यस आप समझे आप मेरी बात? नेचर वर्शिप था, प्रकृति की पूजा थी, बिल्कुल। मैंने कल पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में आपको मैं ये गारंटी देता हूं, अगर आपने दोनों वीडियो देखी, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कभी नहीं भूलेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन कभी नहीं भूलेंगे।
अच्छा जी पशुपतिनाथ याद आ गया, सॉरी सर कोई बात नहीं। देखो बात सॉरी की और उसकी नहीं है, बात है क्या, बात आप सॉरी मत बोलिए, कोई बात नहीं, बात क्या है आपके प्रश्न याद हो जाने चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया, अब आप ये प्रश्न कभी नहीं भूलेंगे, भूलेंगे नहीं ना, तो ये प्रश्न आपका तैयार हो गया। अब ये कहीं पे आए, यूपीपीसीएस में आए, आरओ में आए या यूपीएसआई में आए, किसी में भी आए, आप छोड़ोगे इस प्रश्न को नहीं ना। तो बस इसीलिए मैं आपके टॉपिक वाइज करा रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज ना करा के आपके टॉपिक वाइज। 30 मई तक आपको 60 टॉपिक दे दूंगा। 2 टॉपिक मैंने दे दिए, 3 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कल 2 टॉपिक कराने हैं, आप बताओ कौन कौन से टॉपिक चाहते हो, आपकी मर्जी से लेके आएंगे या फिर मैं बताऊंगा। कल क्या 2 टॉपिक बताओ, कल यूपीआरओ वाली क्लास भी है, यूपीएसआई वाली क्लास भी, टेस्ट सीरीज भी है, तो 3 क्लास है कल, तो 2 टॉपिक कराऊंगा। आप बताओ कौन सा टॉपिक कल चाहते हो, पहले उसकी डिटेल फिर उसके क्वेश्चंस। एक में तो पॉलिटी के कराऊंगा, एसआई वाले में तो एक टॉपिक पॉलिटी का कराऊंगा, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोई ऐसा टॉपिक करा देंगे, ठीक है, या प्रीएम्बल करा देंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री सर, तो ठीक है, पहली क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री का और सेकंड में पॉलिटी का। पहली क्लास में एक मॉडर्न का टॉपिक करा देता हूं और सेकंड में आपका पॉलिटी का टॉपिक करा देता हूं, ठीक है, डन। तो सभी लोग एक बार अपने परिवार अभ्यास करो के लिए एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि हमने शेयर कर दिया। उसके बाद फिर सेशन का एंड करते हैं। सभी लोग एक बार सेशन करिए, सेशन को शेयर करिए, और जो लोग अभी लाइव जुड़े सभी लोग लाइक भी करिए साथ साथ। तो सभी लोग अभी सेशन को शेयर करिए, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करिए और बताइए कि सेशन शेयर हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू, सभी को धन्यवाद, अभ्यास करो की तरफ से सभी को धन्यवाद सेशन देखने के लिए। और अब ये शिवांश सरफ की तरफ से स्पेशल धन्यवाद है आपको अभी, ओके। और अभी को क्या करना है, यूपी अभ्यास करो, आपको यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना है साथ साथ जाके। सर संविधान को अच्छे से पढ़ाना मुझे नहीं आता, बिल्कुल, कल आप क्लास में यूपीएसआई वाली क्लास में आना और आपको एक टॉपिक कराऊंगा, अगर आपने कहा कि मुझे आ गया तभी आप दोबारा विजिट करना, वरना आप फिर चैनल पे मत आना, ठीक है। इससे बड़ी कोई गारंटी तो नहीं होती। अच्छा आपको आज का चैनल आपका सेशन अच्छा लगा ना, आपको अच्छा लगा ना आज, तो डेफिनेटली कल भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद। अभी सेशन को यहीं पे रोकते हैं और एक बार सब ईमानदारी से सेशन को शेयर कर देना, सेशन को लाइक कर देना, और किसी प्रकार का कोई आप सुधार चाहते हो, किसी प्रकार का कोई टॉपिक चाहते हैं तो वो कमेंट में लिख के बता देना। तो सभी को धन्यवाद। किस टाइम पढ़ाओगे? कल 8:30 से 9:30 क्लास चलेगी यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज, फिर 8:45 से 9:45 चलेगी आरओ वाले का एक टॉपिक, फिर आपका 9 बजे से 8:45 से 9:45, फिर 10 बजे से 11 बजे तक, 10 से 11 बजे तक आपका यूपीएसआई में टॉपिक। तो कल 2 टॉपिक में आना है आपको, 8:45 से लेके घर, अगर पीसीएस की टेस्ट सीरीज देनी तो उसमें भी आ जाइए, वरना 8:45 से 9:45 और 10 से 11 दोनों टॉपिक अटेंड करिए। और 2 टॉपिक यूपीएसआई के 2 टॉपिक आपके क्लियर, बस हाथ में पेन रख लेना है और 2 टॉपिक आपके तैयार, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सभी को धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई आपकी क्वेरी होती है तो कमेंट में डालिए। आपका नेक्स्ट टेस्ट टाइम कब है सर? आपको आज तो नहीं है, कल है 8:30 बजे, ठीक है सर। तो सभी को धन्यवाद। अभी सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं।